अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लॉजिक के चैप्टर का तकरीबन 2 टॉपिक्स रह गए हैं। उनमें से एक टॉपिक जो है वो अभी इस रिकॉर्डिंग में हम देख लेते हैं। वो है कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब किस तरह की स्टेटमेंट्स पाई जाती हैं लॉजिक में। एक होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, एक होती है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कोई कंडीशन मौजूद है, एक कंडीशन लगा दी गई है, उसके बाद एक रिजल्ट मिल रहा है आपको, यानी कि द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ पी देन क्यू। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये होगा तो एज ए रिज़ल्ट ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अगर स्टूडेंट पढ़ेगा तो वो इम्तिहान में कामयाब होगा। यानी कि हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि स्टूडेंट कब इम्तिहान में कामयाब होगा, अगर वो पढ़ेगा। ये कंडीशन लगा रहे हैं हम। तो इस तरह की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इफ़ पी देन क्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ इट इज़ कोल्ड ही वेयर्स अ हैट। इफ़ इट इज़ कोल्ड ही वेयर्स अ हैट। तो ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन क्या है कि इफ़ इट इज़ कोल्ड, अगर सर्दी होगी तो वो टोपी पहनेगा, राइट। तो इस तरह की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। इफ़ पी देन क्यू, राइट। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं हम, P इम्प्लाइज Q, या फिर यूं भी कह सकते हैं P ओनली इफ Q, राइट। फिर इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल जो है वो किस तरह से बनेगा कि ट्रुथ टेबल, जैसे कि आपको पता है कि पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी प्रोपोजिशंस इन्वॉल्व होती हैं सबसे पहले उनकी ट्रुथ वैल्यूज़, पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ एक दूसरे की कोरस्पॉन्डिंग। लाइक अगर आपके पास दो प्रोपोजिशंस हैं तो आपके पास 2⁻², 4 ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी दोनों की। इसी तरह से अगर आपके पास 3 प्रोपोजिशंस हैं तो आपके पास उनके कोरस्पॉन्डिंगली 2⁻3, 8 प्रोपोजिशंस होंगी, 8 ट्रुथ वैल्यूज़ हो सकती हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोपोजिशंस हैं, P और Q, ठीक है। P की ट्रुथ वैल्यूज़ पॉसिबल क्या क्या हो सकती हैं? अगर P ट्रू है और फिर Q की कोरस्पॉन्डिंग P ट्रू है, Q ट्रू है, P ट्रू, Q फॉल्स, P फॉल्स, Q ट्रू, और दोनों फॉल्स, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पांचवी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती दोनों स्टेटमेंट्स के लिए। अब हमें देखना है कि P इम्प्लाइज Q की ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हैं। इफ़ P देन Q स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हैं? अच्छा, नोट दैट कि P इम्प्लाइज Q सिर्फ और सिर्फ कब फॉल्स है? P इम्प्लाइज Q सिर्फ और सिर्फ तब फॉल्स है अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q आपका फॉल्स होगा। P इम्प्लाइज Q सिर्फ और सिर्फ कब फॉल्स है? जब कंडीशन ट्रू है और रिजल्ट फॉल्स है। इस बात को आप यूं समझ सकते हैं कि सही बात से कभी भी गलत नतीजा नहीं पैदा हो सकता। सच हमेशा सच को ही जनरेट करता है। दुरुस्त बात से कभी भी गलत नतीजा नहीं निकलता, सच हमेशा सच को ही जनरेट करता है। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बात तो सच है लेकिन ये एक गलत बात को जनरेट कर रही है, P तो ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, तो ये P इम्प्लाइज Q फॉल्स होगा, राइट। बाकी सारे केसेस में P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा। फिर दूसरी स्टेटमेंट्स होती है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बाई कंडीशनल, बाई मीन्स बोथ, यानी कि दोनों तरफ अब कंडीशन लगी हुई है। अगर पहला काम होगा तो दूसरा काम होगा, अगर दूसरा काम होगा तो पहला काम होगा, यानी कि बोथ हैंडेड स्टेटमेंट। इफ P then Q, if Q then P, P if and only if Q, राइट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जहाँ पे दोनों तरफ कंडीशन है, P होगा अगर Q होगा, Q होगा अगर P होगा, ठीक है। तो P इफ एंड ओनली इफ Q, इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं इनको हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ द वाटर इज वार्म। अगर पानी वार्म होगा, गर्म होगा, तो फिर ही वो स्विम करेगा।
अब देखें, वो स्विम करेगा अगर पानी गर्म होगा, अगर पानी गर्म होगा तो वो स्विम करेगा। तो ये एक बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट। दोनों तरफ कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। अगर पहला काम होगा तो ही दूसरा काम होगा, अगर दूसरा काम होगा तो ही पहला काम होगा, ठीक है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू होती हैं जब P और Q की ट्रुथ वैल्यूज सेम हो। अगर P और Q की ट्रुथ वैल्यू सेम है, यानी कि P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स है, तो उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो ये दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल और बाई कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स कब होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट चारों केसेस में से एक केस में फॉल्स होती है। कब फॉल्स होती है? जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो। और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट तब ट्रू होती है जब ट्रुथ वैल्यूज पी और क्यू की सेम हो, अदरवाइज फॉल्स होती है। अब अगर आगे आ जाएं कि अगर आप ट्रुथ टेबल लें इस प्रोपोजिशन का, निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू, इस प्रोपोजिशन का अगर आप ट्रुथ टेबल लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ट्रुथ टेबल हम किस तरह से बनाते हैं? ये आपके पास एक प्रोपोजिशन है, आपको देखें कि हमने रूल पढ़ा था कि हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पढ़ा था कि किन लॉजिकल ऑपरेशन को पहले ऑपरेट करते हैं, किन को बाद में। तो निगेशन पहले ऑपरेट करते हैं, निगेशन पहले लेंगे और ऑपरेशन बाद में अप्लाई होगा। तो हम पहले तो पी और क्यू की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज, फिर निगेशन ऑफ पी, फिर निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यूज आ गई। निगेशन ऑफ पी इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ पी। पी ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स है, पी फॉल्स है तो निगेशन ऑफ पी जो है वो ट्रू है। फिर निगेशन ऑफ पी और क्यू, और ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तब फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं, अदरवाइज ये ट्रू होता है, ठीक है। तो इसको और से देखें और P इम्प्लाइज Q का ट्रुथ टेबल देखें तो आपको पता चलेगा कि दोनों के ट्रुथ टेबल्स, ट्रुथ वैल्यूज जो हैं, P इम्प्लाइज Q और निगेशन ऑफ P और Q की ट्रुथ वैल्यूज सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। और इस तरह की स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनके ट्रुथ टेबल्स या ट्रुथ वैल्यूज आइडेंटिकल होती हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स कहते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स को जिनके ट्रुथ टेबल्स सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो इसका मतलब P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। सो हम इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं, द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ P then Q is logically equivalent to the statement not P or Q। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट हम किसे कहते हैं? व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट? एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसी असर्शन जिसमें आपके पास कुछ प्रोपोजिशंस दी हों और उन प्रोपोजिशंस को मिला के आप एक नतीजा अखज़ कर लें। ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी असर्शन जिसमें आप कुछ प्रोपोजिशंस के ज़रिए से एक नतीजा अखज़ करें, ऐसी प्रोपोजिशन को हम, या ऐसी स्टेटमेंट को हम, या ऐसी असर्शन को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और वो प्रोपोजिशंस जिनके ज़रिए से आपने एक नतीजा अखज़ किया था, उन प्रोपोजिशंस को हम प्रेमिसेस कहते हैं। प्रेमिसेस। An argument is an assertion that a given set of propositions called premises yields another proposition called the conclusion। ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी असर्शन जिसमें एक गिवन सेट है प्रोपोजिशंस का, P1 P2 so on to Pn, गिवन सेट ऑफ प्रोपोजिशन एक और प्रोपोजिशन को जनरेट कर रहा है या यील्ड कर रहा है, ठीक है।
उस प्रोपोजिशन को, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और हम किस तरह से डिनोट करते हैं? P1 P2 so on to Pn yields Q। इस केस में ये P1 P2 so on to Pn प्रेमिसेस होंगे और Q कंक्लूजन कहलाएगा, राइट। तो इस तरह की स्टेटमेंट को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल के जरिए से देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। पहले स्टेटमेंट है इफ अ मैन इज अ बैचलर ही इज अनहैप्पी। सेकंड स्टेटमेंट है इफ अ मैन इज अनहैप्पी ही डाइज यंग। इन दो स्टेटमेंट से हमने ये रिजल्ट या ये कंक्लूजन निकाली कि बैचलर्स डाई यंग। अगर एक बैचलर कहते हैं अनमैरिड कमारा, अगर एक आदमी बैचलर है तो वो अनहैप्पी होगा। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर एक आदमी अनहैप्पी है तो वो जल्दी मर जाता है, जवानी में मर जाता है। इससे हम ये नतीजा निकाल रहे हैं कि बैचलर्स जो हैं वो जवानी में मर जाते हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट है, इसमें ये दो प्रेमिसेस हैं और ये कंक्लूजन है। इन दो प्रेमिसेस को यूज़ करते हुए हमने ये कंक्लूजन निकाली, ठीक है। आपके पास एक गिवन सेट था स्टेटमेंट्स का, प्रोपोजिशंस का। उन स्टेटमेंट्स ने एक और स्टेटमेंट को यील्ड किया, तो ये आपके पास एक आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल है, राइट। फिर बात ये है कि आर्ग्यूमेंट तो समझ आ गई कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। फिर बात ये है कि आर्ग्यूमेंट को हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट या वैलिड आर्ग्यूमेंट कब कहेंगे। आर्ग्यूमेंट कोई भी हो सकता है ना, दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हम आर्ग्यूमेंट को लॉजिक में, कीप इन माइंड हम लॉजिक में बात कर रहे हैं, इन द स्टडी ऑफ लॉजिक। हम आर्ग्यूमेंट को वैलिड या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कब कहेंगे? हियर इज द डेफिनेशन। एन आर्ग्यूमेंट is said to be valid if Q is true whenever all the premises are true. An argument is said to be valid if Q is true whenever all the premises are true. जब कभी ये सारे प्रोमिसेस साइमल्टेनियसली ट्रू हों, तब Q भी ट्रू हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। जब जब ये सारे प्रेमिसेस ट्रू हों कलेक्टिवली, यानी कि जब सारे प्रेमिसेस एक साथ ट्रू हों, तब Q भी ट्रू हो। अदरवाइज हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी हम ट्रूथ टेबल बनाते हुए हमें देखना है कि कौन सी लाइन में कौन कौन सी लाइंस ऐसी हैं जिनमें ये सारे प्रोपोजिशंस जो हैं ये साइमल्टेनियसली ट्रू हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ट्रूथ टेबल बनाया, पहली, तीसरी और सातवीं लाइन में ये सारे प्रेमिसेस की ट्रूथ वैल्यूज ट्रू हैं। उन केसेस में पहली, तीसरी और सातवीं लाइन में आपने देखना है कि Q की वैल्यूज क्या है, Q की क्या ट्रूथ वैल्यूज है। अगर तो पहली, तीसरी और सातवीं लाइन में Q की ट्रूथ वैल्यूज ट्रू है, तो आप कहेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो, यानी कि ऐसा ना होने का मतलब ये है कि कम से कम एक ऐसी लाइन है ट्रूथ टेबल में, एक ऐसी लाइन है जिसमें ये सारे प्रेमिसेस तो ट्रू हैं लेकिन Q फॉल्स है, तब आप कह देंगे कि चूंकि ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है। ऐसा आर्ग्यूमेंट जो वैलिड ना हो उसको हम फैलेसी कहते हैं। फैलेसी, एन आर्ग्यूमेंट विच इज नॉट वैलिड इज कॉल्ड अ फैलेसी। अब एग्जांपल के तौर पे ये आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, आपको ये कहा जा रहा है फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट को देखें, P and P implies Q yields Q। P and P implies Q yields Q। अब ये एक आर्ग्यूमेंट है, इसके प्रेमिसेस हैं ये दो, इसके ये दो प्रेमिसेस हैं P और P implies Q, ये दो प्रेमिसेस हैं इसके, और ये जो है ये इसकी कंक्लूजन है। आपको कहा जा रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट, जिसको हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट कहते हैं लॉजिक में,
इस आर्ग्यूमेंट को आप लॉ ऑफ डिटैचमेंट कहते हैं। कीप इन माइंड, इसका नाम आपने याद रखना है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट की क्या स्टेटमेंट है? पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू यील्ड्स क्यू। आपको ये शो करना है कि ये आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। इस आर्ग्यूमेंट को एक वैलिड आर्ग्यूमेंट शो करने के लिए आप एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उसमें ये शो करेंगे कि जब कभी ये दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं तब क्यू भी ट्रू है। जब कभी ये दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं तब क्यू भी ट्रू है। अगर ऐसा होगा, ट्रुथ टेबल से आप ये बात साबित कर देंगे, तो आप शो कर देंगे कि ये आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो हमने ट्रुथ टेबल बनाया पी क्यू पी इम्प्लाइज क्यू, राइट। तो ट्रुथ टेबल आ गया ये हमारे पास। अब हमें देखना है कि जब कभी ये दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं तो क्या क्यू ट्रू है। तो देखें कि कब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये दोनों प्रेमिसेस ट्रू है। कौन सी ऐसी लाइन है? पी ट्रू, पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। तो जस्ट फर्स्ट लाइन ऐसी है जिसमें ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, ये दोनों प्रोपोजिशंस जो हैं, दोनों प्रेमिसेस जो हैं ट्रू हैं एक साथ। उस केस में आप क्यू को देखते हैं, उस केस में क्यू भी ट्रू है। इसका मतलब है कि ये आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट। आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट ट्रू ऐसी है जिसमें पी और पी इम्प्लाइज क्यू साइमल्टेनियसली ट्रू हैं। इसका मतलब, और हमने देखा कि क्यू भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस आर्ग्यूमेंट इज अ फैलेसी। इस आर्ग्यूमेंट के प्रेमिसेस कौन से हैं? पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू, ये दो प्रेमिसेस हैं इस आर्ग्यूमेंट के। आपको ये शो करना है कि ये एक फैलेसी है। तो उसके लिए आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बना के आप देखेंगे, बल्कि यही ट्रुथ टेबल होगा इसका भी, पी क्यू पी इम्प्लाइज क्यू। अब आपको ये देखना है पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू कब ट्रू है? पहली लाइन और दूसरी लाइन में। पहली लाइन और दूसरी लाइन में ट्रू है। अब आपको देखना है कि क्या इन दोनों लाइंस में कंक्लूजन भी ट्रू है। तो पहली लाइन में तो कंक्लूजन ट्रू है, लेकिन दूसरी लाइन में कंक्लूजन फॉल्स है। यह आर्ग्यूमेंट वैलिड कब होता है? अगर इन दोनों लाइंस में, पहली और तीसरी लाइन में, दोनों लाइंस में कंक्लूजन भी ट्रू होती, लेकिन एक लाइन में चूंकि कंक्लूजन फॉल्स है जबकि प्रेमिसेस दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये एक फैलेसी है, राइट। अच्छा, अब देखें कि जब हम कह रहे हैं कि ये प्रोपोजिशन साइमल्टेनियसली ट्रू हों, एक साथ ट्रू हों, तो ये प्रोपोजिशंस एक साथ कब ट्रू होंगी? सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब ये प्रोपोजिशन ट्रू हो। देखें, अगर आप रिकॉल करें तो P1, दो प्रोपोजिशन है आपके पास, P और Q, ठीक है। अगर आपके पास P और Q दो प्रोपोजिशंस हैं तो आपने P एंड Q का ट्रुथ टेबल देखा होगा कि P एंड Q का ट्रुथ वैल्यूज किस तरह से आती हैं। P एंड Q तब ट्रू होता है जब P और Q दोनों ट्रू हों, अदरवाइज P एंड Q फॉल्स होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि P1 और P2 अगर ट्रू हैं एक साथ तो P1 एंड P2 भी ट्रू होगा। और अगर P1 एंड P2 ट्रू है तो इसका मतलब है कि P1 भी ट्रू है, P2 भी ट्रू है, ठीक है। इसी बात को आप जनरलाइज कर सकते हैं n प्रोपोजिशंस तक, कि आपकी ये n प्रोपोजिशंस कब ट्रू होंगी साइमल्टेनियसली? सिर्फ और सिर्फ तब जब ये प्रोपोजिशन जो है ये ट्रू हो, राइट। ये बात तो हो गई, समझ में आ गई कि जब हम कह रहे हैं कि ये प्रोपोजिशन साइमल्टेनियसली ट्रू हैं तो इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू। अगर हम इस बात को ट्रू कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि ये सारी प्रोपोजिशन साइमल्टेनियसली ट्रू हैं। तो अब हम आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी की डेफिनेशन को कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं, द आर्ग्यूमेंट दिस इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ Q is true whenever this is true। ये आर्ग्यूमेंट वैलिड कब था? ये डेफिनेशन क्या थी वैलिड आर्ग्यूमेंट की? इफ Q is true whenever all these propositions are simultaneously true। तो इस बात को आप यूं भी लिख सकते हैं, इफ Q is true whenever this proposition is true। क्योंकि all these propositions are simultaneously true को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो
इफ क्यू इज ट्रू व्हेनेवर ऑल द प्रोपोजिशन साइमल्टेनियसली ट्रू को हमने इस स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो एक आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट कब होगा? इफ क्यू इज ट्रू व्हेनेवर दिस प्रोपोजिशन या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और equivalently if the proposition this is a tautology, if this proposition is a tautology। अब देखें कि टोटोलॉजी, रिकॉल करें कि टोटोलॉजी किसे कहते हैं? ऐसी प्रोपोजिशन जिसकी जिसकी हर वैल्यू ट्रू हो, यानी कि जिसके ट्रुथ टेबल में सिर्फ और सिर्फ ट्रू वैल्यूज हों, उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं। तो ये एक प्रोपोजिशन है, दिस प्रोपोजिशन इम्प्लाइज दिस प्रोपोजिशन। ये प्रोपोजिशन ट्रू कब होगी? हम कह रहे हैं ना कि एक आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट कब होगा? जब क्यू ट्रू हो, जब अगर क्यू ट्रू हो, जब कभी ये प्रोपोजिशन ट्रू हो। ठीक है, तो जब जब ये ट्रू होगा तब तब ये ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये कि इसकी ट्रूथ वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यूज भी ट्रू आ रही हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है, ये प्रोपोजिशन जो है, ये एक टोटोलॉजी है। ठीक है, तो हमारे पास एक तीसरी डेफिनेशन आ गई वैलिड आर्ग्यूमेंट की। एक आर्ग्यूमेंट वैलिड कब होगा? अगर ये प्रोपोजिशन, ये इम्प्लीकेशन एक टोटोलॉजी हो। ठीक है, अब इस रिजल्ट को हम यूं भी लिख सकते हैं, द आर्ग्यूमेंट दिस इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ द प्रोपोजिशन दिस इज अ टोटोलॉजी। ठीक है, अब इस थ्योरम को हम नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। अच्छा, a fundamental principle of logical reasoning states if P implies Q and Q implies R, then P implies R। अगर P, Q और R आपके पास तीन प्रोपोजिशन है, पहली प्रोपोजिशन दूसरे को इम्प्लाई करवा रही है, दूसरी तीसरे को इम्प्लाई करवा रही है, तो हम कह सकते हैं कि पहली तीसरे को इम्प्लाई करवाएगी। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉजिकल रीजनिंग का, और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सिलोजिज्म। ठीक है, इसी बात को हम यूं भी लिख सकते हैं, इफ P implies Q and Q implies R, then these both premises yield that P implies R। दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, और इसको हम लॉ ऑफ सिलोजिज्म कहते हैं, लॉ ऑफ सिलोजिज्म। अच्छा, अब हमने इस बात को शो करवाना है। इस बात को हमने शो करवाना है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट आ गया, इस आर्ग्यूमेंट को हमने वैलिड आर्ग्यूमेंट प्रूव करवाना है। तो उसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इस आर्ग्यूमेंट को वैलिड आर्ग्यूमेंट प्रूव करवाने के लिए हम ये डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, यानी कि ये एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें ये प्रेमिसेस हैं, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज Q। तो इस बात को हम लिख सकते हैं P1 एंड P2 इम्प्लाइज Q। राइट, इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम ये शो करेंगे कि इस प्रोपोजिशन का जो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे वो एक टोटोलॉजी होगा। राइट, तो इस तरीके से भी आप टेबल बना सकते हैं। मैंने एक और तरीके से टेबल बनाया है, जिस तरह से बेसिकली हमने पढ़ा था। मैं आपको अभी शो करवाती हूँ कि किस तरह से ट्रुथ टेबल बनाया है। ये देखें, ये हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाया। पहले तो P Q R तीन प्रोपोजिशन हैं, तो आपके पास 8 तरह की ट्रुथ वैल्यूज होंगी कोरस्पॉन्डिंगली।
ठीक है, तो वो एक तरह की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हमने लिख ली। ठीक है, फिर P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q कब सिर्फ और सिर्फ तब फॉल्स होता है जब P फॉल्स हो और Q ट्रू हो। तो सिर्फ और सिर्फ सॉरी, P इम्प्लाइज Q सिर्फ और सिर्फ तब फॉल्स होता है अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। अगर कंडीशन ट्रू हो लेकिन कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ P इम्प्लाइज Q फॉल्स होता है। तो ये आपने ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है, फिर Q इम्प्लाइज R लिख लिया, फिर P इम्प्लाइज R लिख लिया। अब आपको बनाना है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R। तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R दोनों की ट्रूथ वैल्यूज पे एंड ऑपरेशन लगाएं, ये आपके पास टेबल आ गया। अब आपको लास्ट में बनाना था P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R इम्प्लाइज P इम्प्लाइज R। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दिस। तो ये कब फॉल्स होगा? सिर्फ और सिर्फ तब जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो। तो ऐसा कोई भी केस नहीं है, तो इस केस में सारी आपके पास ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आ गई हैं, राइट। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट थी या ये जो आर्ग्यूमेंट था ये एक टोटोलॉजी है, क्योंकि इसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू हैं। ठीक है, सो यही हमें शो करना था। हमें यही शो करना था कि दिस आर्ग्यूमेंट इज अ दिस प्रोपोजिशन इज अ टोटोलॉजी, राइट। तो इससे क्या पता चला कि ये आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। इस रूल को हम कहते हैं लॉ ऑफ सिलोजिज्म। इसको आपने याद रखना है, लॉ ऑफ सिलोजिज्म। अच्छा, अब हम इस एग्जांपल में देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को लेके हम आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे और ये शो करेंगे कि आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी जो है वो ट्रूथ वैल्यूज़ पे, स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यूज़ पे या फिर स्टेटमेंट के कंटेंट्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक पर्टिकुलर फॉर्म पे डिपेंड करती है कि ये आर्ग्यूमेंट किस फॉर्म का है। यानी कि अब हमने ये एक लॉ प्रूव करवा दिया है कि लॉ ऑफ सिलोजिज्म है और ये हमेशा वैलिड होगा। अब इस फॉर्म में जो भी आर्ग्यूमेंट आपको दे दिया जाए वो आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट कंसीडर होगा, चाहे वो कॉमन सेंस के कितना ही बरखिलाफ क्यों ना हो। वो आर्ग्यूमेंट अगर इस फॉर्म का होगा तो वो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट कहलाएगा लॉजिक में। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी ना तो ट्रूथ वैल्यूज पे डिपेंड करती है और ना ही स्टेटमेंट के कंटेंट्स पे डिपेंड करती है, बल्कि आर्ग्यूमेंट की पर्टिकुलर फॉर्म पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, ये हमने अभी पहले भी एग्जांपल देखी थी, उसमें हमने देखा कि अगर एक आदमी बैचलर है तो वो अनहैप्पी होगा, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ये, अगर एक आदमी अनहैप्पी है वो जवानी में मर जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन हमने क्या निकाली कि बैचलर्स डाई यंग। तो कॉमन सेंस के लिहाज से तो ये सही बात नहीं लग रही, लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये इसकी फॉर्म वही है जो लॉ ऑफ सिलोजिज्म की फॉर्म है। ठीक है, we claim that the argument this is valid. क्यों? because the argument is of the form this। ये P है, ये Q है, ये प्रेमिसेस दो प्रेमिसेस से मिलके बन रहा है ना। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। P implies Q, Q implies R, P implies R। ठीक है, तो ये इस आर्ग्यूमेंट की फॉर्म चूंकि ये है और हमने प्रूव किया हुआ है कि ये लॉ ऑफ सिलोजिज्म जो है वो हमेशा वैलिड होता है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज लॉजिकल इम्प्लीकेशन। लॉजिकल इम्प्लीकेशन किसे कहते हैं? एक प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन की जनरल फॉर्म ये होती है, ये एक प्रोपोजिशन है जो कुछ कई तरह की सब प्रोपोजिशन से मिलके बन रही होगी। एक प्रोपोजिशन है P। अ प्रोपोजिशन P is said to logically imply a proposition Q। A proposition P is said to logically imply a proposition Q
written in this form: if Q is true whenever P is true। यानी कि हम कहेंगे हमारे पास दो प्रोपोजिशन है, हम कहेंगे कि एक प्रोपोजिशन, पहली प्रोपोजिशन दूसरी प्रोपोजिशन को लॉजिकली कब इम्प्लाई करवा रही है, अगर दूसरी प्रोपोजिशन ट्रू हो जब कभी पहली प्रोपोजिशन ट्रू हो। ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट लॉजिकली इम्प्लाइज द सेकंड स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि वी क्लेम दैट P लॉजिकली इम्प्लाइज P और Q। P लॉजिकली इम्प्लाइज P और Q। अच्छा, अब इस क्लेम को हम देखते हैं कि क्या वाकई ये बात ठीक है। P कब लॉजिकली इम्प्लाई करेगा इसको, अगर ये ट्रू हो जब कभी P ट्रू हो। तो इसका ट्रुथ टेबल हमने देखा, तो जब कभी P ट्रू है तो ये ट्रू है, इसका मतलब P लॉजिकली इम्प्लाइज P और Q। ठीक है, नाउ इफ Q इज ट्रू व्हेनेवर P इज ट्रू, तो इस आर्ग्यूमेंट को आप यूं भी लिख सकते हैं, राइट, दिस proposition yields this proposition, this argument is valid। वैलिड आर्ग्यूमेंट की यही डेफिनेशन थी ना कि Q इज ट्रू व्हेनेवर दीज प्रेमिसेस आर ट्रू। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये ट्रू होगा जब कभी P ट्रू होगा। तो हम इस बात को ये लिख सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, so the argument this is valid if and only if the conditional statement is always true। The argument is valid if and only if the conditional statement P implies Q is always true, that is a tautology। तो हम इन बातों को जो हमने ऊपर पढ़ी हैं इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये दो प्रोपोजिशन हैं तो ये तीनों बातें इक्विवेलेंट हैं, यानी कि एक ही बात को करने के ये तीन तरीके हैं। आप कह लें कि P लॉजिकली इम्प्लाइज Q, या आप कह लें कि द आर्ग्यूमेंट दिस इज वैलिड, या आप कह लें कि दिस स्टेटमेंट P implies Q इज अ टोटोलॉजी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं, एक ही बात को करने के तीन तरीके हैं, राइट। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में अगला सारा पार्ट कवर हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स वो कर लीजिएगा, सॉल्व प्रॉब्लम सॉरी वो कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।